शिवपुरा गांव वर्षों से अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, पर जब रजनी नाम की एक शिक्षिका वहां रहने आई, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। गांव का हर बच्चा उन्हीं के बारे में बातें करता। तुमने देखा वो जो नई मैडम आई है वो? हाँ यार, वो कितनी सुंदर है ना, एकदम परी जैसी लगती है। मैंने सुना है वो मैडम अच्छी भी बहुत है। बात बिल्कुल सच थी। बच्चों ने जो भी देखा सुना, रजनी बिल्कुल वैसी थी। वो खूबसूरत थी, साड़ी पहनती थी, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और उसके शब्दों में अपन था। हर बच्चा उसे रजनी मैम कहता था। आदमी औरत सब उसकी ही बात करने लगे थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को डांटते हुए बोली, अरे मुई, तू भी कुछ सीख उस रजनी से। जितनी वो खुद सुंदर है उतने ही उसके संस्कार भी। हमेशा मुझे प्रणाम करती है, और एक तुझे देखो, तू तो भगवान को भी बस अपने मन के हिसाब से प्रणाम करती होगी। अम्मा की बहू रजनी की इतनी तारीफ सुन चिढ़ गई, लेकिन बात तो सही थी। वो गांव में मंदिर जाती, बूढ़ों को प्रणाम करती, महिलाओं से मीठे बोल बोलती। उसको आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सब उसको पहचानने लगे थे। ऐसा लग रहा है मानो इस गांव में साक्षात देवी आ गई हो। तभी वहाँ रजनी आ जाती है। नमस्ते विजय भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं और कहाँ जा रही हैं? वो भैया, मैं वो पुरानी हवेली किराए पर लेने की सोच रही हूँ। बच्चों को अब उसी में ट्यूशन दिया करूंगी। बहुत अच्छा विचार है। वो जगह भी बड़ी है और गांव से बाहर भी, बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे। जी भैया। शहर से आई महिला इतनी सुलझी और संस्कारी, ये देखकर सब हैरान थे। रजनी मैम ने गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली किराए पर ली थी। वहीं वो बच्चों को ट्यूशन देती थी। पर एक दिन अकेली गली में रजनी जा रही होती है। आसपास कोई नहीं है, यहीं पर मौका है अपने असली रूप में आने का। रजनी अपने असली रूप में आ जाती है, जो एक भयानक चुड़ैल का होता है। कितना अच्छा लग रहा है अपने रूप में आकर। कितना फालतू ड्रामा करना पड़ता है लोगों के सामने सबको नमस्ते करो। कोई नहीं जानता था कि रजनी की हंसी की परछाई में कैसा स्याह सन्नाटा छिपा है। जब कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा होता तो विचित्र होता। उसका शरीर हल्का हिलता, जैसे उसकी पीठ पर कुछ और भी सांस ले रहा हो, ऐसा महसूस होता। चलो अब घर चलती हूँ, वैसे एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ मैं। चुड़ैल खुश हो जाती है और हवेली किराए पर लेने के बाद ट्यूशन शुरू कर देती है। लेकिन पुरानी हवेली जहाँ ट्यूशन लगती थी, वहां दिन में चहल पहल होती, पर रात में अजीब आवाजें आती, जैसे कोई फर्श पर नाखून घसीट रहा हो। बच्चे कहते, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन उनकी पीठ पर कभी कभी लगता है कोई और है वहाँ, जैसे मैम किसी को उठाए चल रही हो। फिर भी बच्चे उसके पास पढ़ने जाते रहे, क्योंकि बच्चों को लगा ये कोई बीमारी है। मैम, आपकी पीठ पर कुछ है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे वो हिल रहा हो। पढ़ने वाली हो, पढ़कर जाओ अपने घर। आई बात समझ में? बच्चों ने पहली बार रजनी को इतने गुस्से में देखा था। मीना का मुंह भी उदास हो गया। उसको समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या गलत पूछा। एक बार एक बच्ची पिंकी ट्यूशन के बाद देर से घर लौटी। उसने अपनी माँ से कहा, जब मैं मैम की पीठ के पास गई तो उन्होंने अचानक चिल्ला दिया, पीछे मत आना, और उनका गला अचानक भारी और खुरदरा हो गया था। बेटा, ऐसे नहीं करते, क्या पता मैम को बहुत दर्द हो रहा हो, दर्द में ही उन्होंने ऐसा बोला हो। हाँ, हो सकता है, यही बात है, बाकी पता नहीं, वो ऐसा नहीं करती हैं। बच्चों के अंदर अब रजनी का खौफ आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते, और अगर बोलते भी तो उनके घर वाले उनकी बात को नजरअंदाज कर देते। बच्चे अब पतले होने लगे थे। धीरे धीरे उनकी आंखों के नीचे गड्ढे आने लगे। अब आएगा मजा, सुन रहे हो ना तुम? उसकी पीठ से एक आवाज आई। हाँ माँ, आप सब ठीक कर देंगी, मुझे भरोसा है। बात ये थी कि रजनी का बेटा था जो जन्म लेने के समय ही मर गया था, और साथ ही रजनी भी। अब रजनी को हर बच्चे की बलि देनी थी, जिससे उसका बेटा वापस आ जाता है। अब बच्चे कमजोर होने लगे हैं, मेरा काम बन रहा है। रात को जब रजनी अकेली होती तो आईने के सामने बैठती। वह खुद को आईने में देखती और धीमे से मुस्कुराती। मैं तुझे ले आऊंगी बेटा, भले ही मुझे सबको खत्म करना पड़े, एक एक को साफ कर दूंगी। हर रात जब वो सोने जाती, हवेली के एक कमरे से बुदबुदाने की आवाजें आती, मानो कोई प्राचीन भाषा में कुछ बोल रहा हो। ये वो हिस्सा था जहाँ कभी कोई बच्चा नहीं गया। सुनो बेटा नकुल, आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी कहानी सुनाऊंगी। नकुल रजनी के साथ जाता है। रजनी नकुल को बांध देती है। नकुल डर कर बेहोश हो जाता है और वो चुड़ैल उसको गायब कर देती है।
कुछ ही महीनों में गांव के 3 बच्चे गायब हो गए। गांव से नकुल के पिता महेश ने आकर रजनी से पूछा, क्या हुआ मैडम, नकुल आज घर नहीं आया? जी आपका बेटा तो आज आया ही नहीं। लोग बार बार पूछते लेकिन हर बार रजनी का जवाब एक सा होता, आज वो क्लास में आया ही नहीं। गांव वालों को अब रजनी पर शक हुआ। देखिए मैडम, लोगों का कहना है कि बच्चे आपके यहाँ से ही गायब हो रहे हैं। नहीं, ये सब झूठ है। चाहे तो आप तलाशी ले सकते हैं या किसी से भी पता कर सकते हैं। पुलिस ने पूछताछ की लेकिन उसके खिलाफ कुछ मिला नहीं। उसकी छवि इतनी सौम्य थी कि कोई उस पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग डर रहे थे लेकिन कुछ लोग अब भी अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहे थे। ना भेजने वालों में से थी सूरज की माँ विभा। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा आपकी मैडम आपको बस पढ़ाती है या कुछ और भी? सूरज ने माँ को बताया, मैम की परछाई मुझसे अलग बात कर रही थी। वो कह रही थी कि पीछे मत देखो। क्यों, पीछे क्या ऐसा था बेटा? पता नहीं। अब विभा को लगा कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। विभा हवेली में जाती है जब रजनी वहां नहीं होती, लेकिन हवेली एकदम साधारण होती है और उसमें एक क्लास होती है और कुछ नहीं। यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है। वो वहां से जाने लगती है कि तभी उसको एक दरवाजा दिखता है। ये कैसा दरवाजा है? वो उस दरवाजे को खोलती है तो देखती है हवेली में एक तहखाना था जो हमेशा बंद रहता था। शाम हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो उसमें चली जाती है। वहां उसने देखा दीवारों पर बच्चों की चित्रकारी थी मगर सबके चेहरे गायब थे। एक कोने में पुरानी कॉपियां थी जिनमें लाल स्याही से एक ही वाक्य लिखा था, माँ मैं तुम्हारी पीठ पर हूँ। फिर अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। क्या हुआ विभा, कुछ पता चला क्या मेरे बारे में? तुम कौन हो? क्यों डर लग रहा है मुझसे? कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? विभा वहीं खड़ी थी तभी रजनी ने अपना असली रूप ले लिया। उसके बाद अगली सुबह वो भी लापता हो जाती है। फिर वो आम जिंदगी की तरफ चल पड़ती है। वो दिन में वैसी ही थी, साड़ी में, संस्कारी, माँ से बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर बात करती। पर रात को उसकी आंखें गहरी काली हो जाती। हवेली के एक कमरे में वो एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठती और पीठ से झूलता उसका बेटा प्यार से मुस्कुराता हुआ। कैसा रहा बेटा आज का दिन? माँ, मुझे बाहर आना है। और कितना समय लगेगा? बस और कुछ दिन बेटा, फिर मैं और तुम यहाँ से बहुत दूर साथ रहेंगे। रात में रजनी की पीठ बाहर आती और बुदबुदाते हुए कहती, मुझे और चाहिए और आत्माएं चाहिए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। रजनी की पीठ असल में एक बच्चा था, एक राक्षसी आत्मा के लिए जो बच्चों की ऊर्जा से जिंदा होता। चलो बेटा ट्यूशन जाओ, आज तुम्हारा पेपर है ना? रजनी मैम ने ऐलान किया कि ट्यूशन की वार्षिक परीक्षा रात में होगी। माता पिता ने सवाल उठाया पर रजनी ने कहा, ये परीक्षा खास है, बच्चों की क्षमता परखी जाएगी। रात को जब बच्चे पंचायत भवन में बैठे तो सामने कोई प्रश्न पत्र नहीं था, बस एक पंक्ति, पीछे मत देखना वरना तुम भी वहीं रह जाओगे हमेशा के लिए। यही कुछ बच्चों ने बात मान ली लेकिन एक ने डर से मुड़कर पीछे देखा और वहीं गिर गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से आवाज निकली, मैं अपनी माँ की पीठ पर हूँ, अब मुझे निकाल दो, मुझे माँ के साथ रहना है। अब रजनी की पीठ से वो बच्चा बाहर आता नजर आया। बस कुछ और दिन बेटा, फिर तुम पूरे निकल जाओगे। माँ, इन सब बच्चों को मार दो, तभी मैं आ पाऊंगा बाहर। एकदम से सब शांत हो जाता है, सारे बच्चे गायब हो जाते हैं और चुड़ैल की पीठ अब हल्की हो चुकी होती है। माँ, अब मैं आजाद हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब आप मुझे पढ़ाना ट्यूशन। अब रजनी एक औरत बन जाती है हमेशा के लिए और अब हवेली बंद हो जाती है। पर रजनी हर सुबह वैसी ही दिखती है, साफ साड़ी, बिंदी, बच्चों से नम्र बात। लेकिन कोई अब अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजता। कभी कभी कोई कहता है रात को हवेली से बच्चों की गूंज आती है और कोई और कहता रजनी की परछाई उससे पहले चलती है। माँ, सब आपके बारे में कितनी बातें करते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? आप तो सबको खत्म कर सकती हो, तो क्यों नहीं करती हो? क्योंकि अब तुम हो मेरी जिंदगी में, मुझे किसी को मारने की जरूरत नहीं है। अब जिसको जो बोलना है बोलने दो। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अभिजीत, प्रीति, मालती, साक्षी, इमरान, अनीक, सुमित्रा, निशांत, ज्योति, अहना, रहमत, सानिया, अभिनव,
विष्णु, आशीष। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। एक बार की बात है, राजीव नगर में रात का समय था। एक एम्बुलेंस जोर जोर से सायरन बजाते हुए जा रही थी। तभी एम्बुलेंस के आगे एक गाड़ी चलने लगती है। एम्बुलेंस सायरन बजा रही होती है, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। गाड़ी के अंदर बैठा राजन सुरेश से बोलता है, अरे यार सुरेश, दे देना इस एम्बुलेंस को रास्ता। कब से दिमाग खा रही है सायरन बजा बजा कर। अब तो नशा भी उतरने लगा है इसका सायरन सुन सुनकर। चुप करो राजन, देखो ना कितना मजा आ रहा है। बजाने दो उसे और जोर जोर से। सुरेश की बात सुनकर राजन चुप हो जाता है, लेकिन तभी एम्बुलेंस उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकलती है और रुक जाती है। सुरेश को भी एकदम से ब्रेक लगानी पड़ती है। देखो देखो, बहुत दया आ रही थी तुझे एम्बुलेंस वाले पर। देखो कितना बदमाश है। अभी हम ब्रेक नहीं मारते तो ठुक जाते। रुको, मैं अभी मजा चखाता हूँ इसे। हाँ, ऐसा कहकर सुरेश अपनी गाड़ी से निकलता है और एम्बुलेंस के पास जाता है। एम्बुलेंस के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। खिड़कियों पर काले रंग का ग्लास चढ़ा हुआ था। सुरेश एम्बुलेंस की खिड़की को जोर जोर से खटखटाता है और बोलता है, बाहर निकल जरा, मजा चखाता हूँ तुझे अभी। बहुत साइड मार कर चला रहा है, बाहर निकल। अबे मैं क्या पागल हूँ क्या? बाहर निकलता है या नहीं? नहीं तो अभी तुझे और तेरी एम्बुलेंस दोनों को जला दूंगा। निकल बाहर। तभी एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और एम्बुलेंस में से दो कंकाल बाहर निकलते हैं। दोनों कंकाल सुरेश को उठाते हैं और एम्बुलेंस में लेकर चले जाते हैं। ये सब राजन सुरेश की गाड़ी में बैठा हुआ देख रहा होता है। ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये तो कंकाल है, लेकिन कंकाल एम्बुलेंस कैसे चला सकते हैं? राजन बहुत घबरा जाता है और गाड़ी में से निकलकर भागने लगता है, लेकिन नशे में होने के कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में पाता है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, वो खूनी एम्बुलेंस मार डालेगी मुझे। राजन की बात सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है और पूछता है, खूनी एम्बुलेंस? क्या बात कर रहे हो? ये खूनी एम्बुलेंस क्या होता है? तभी इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हुआ दूसरा पुलिस, जिसका नाम अनिल होता है, बोलता है, खूनी एम्बुलेंस। लगता है तेरी रात की चढ़ी अभी उतरी नहीं है। कुछ भी बोले जा रहा है? मतलब कुछ भी नहीं। मैं सच कह रहा हूँ पुलिस जी, मैंने सचमुच अपनी आंखों से देखा कि दो कंकाल एम्बुलेंस से बाहर निकले और उन्होंने सुरेश को उठाकर गाड़ी में डाल लिया। इंस्पेक्टर राजन की बात सुनकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अनिल को कहते हैं, अनिल, न जाने क्यों मुझे लगता है कि ये लड़का सच बोल रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अनिल। तुम इस लड़के पर नजर रखो और फिलहाल इसे घर वापस जाने दो। फिर सुरेश वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसी रात राजा और रानी नाम के पति पत्नी मोटरसाइकिल पर फिल्म देखकर आ रहे होते हैं। वहीं एम्बुलेंस बड़ी तेजी से उनके पास से गुजरती है। राजा और रानी गिरते गिरते बचते हैं। राजा गुस्से में चिल्लाता है, अबे पागल हो गया है क्या? ढंग से गाड़ी नहीं चलती है बे? अभी तो हमें मार डालता। राजा के चिल्लाते ही एम्बुलेंस रुक जाती है। ये देख रानी घबरा जाती है और बोलती है, अरे राजा, तुम चिल्लाए क्यों? देखो वो एम्बुलेंस रुक गई, पता नहीं उसमें कैसे लोग हों। चलो चले यहाँ से। रानी की बात सुनकर राजा गुस्से में बोलता है, तुम घबराओ मत रानी, मैं किसी गुंडे वुंडे से नहीं डरता। आने तो देखता हूँ कौन है। गलत गाड़ी वो चला रहे हैं, हम नहीं। तभी एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और उसमें से दो कंकाल बाहर आते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर राजा और रानी घबरा जाते हैं।
कंकाल एम्बुलेंस में, जिंदा कंकाल, ये सब क्या हो रहा है? कंकाल हंसते हुए राजा और रानी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर राजा बोलता है, रानी तुम यहाँ से भाग जाओ, ये शैतानी कंकाल लगते हैं, ये हमें मार डालेंगे। इससे पहले राजा और रानी वहां से भागते कंकाल उन दोनों को पकड़ लेते हैं और एक कंकाल तुम दोनों ने हमें रोका है और अब यहाँ से जा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर कंकाल राजा का सर उसके धड़ से अलग कर उसका खून पीने लगता है। ये देख रानी जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मत मारो मेरे पति को, छोड़ दो उन्हें, मत मारो। लेकिन कंकाल रानी को भी मारकर उसका खून पी जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह पुलिस को राजा और रानी की लाश मिलती है। दोनों की लाश देखकर इंस्पेक्टर अनिल से बोलते हैं, हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लाश नहीं देखी। किसी ने कितनी बेरहमी से मारा है इन दोनों को। सही कह रहे हो आप सर, लेकिन किसने इन्हें मारा होगा? फिर पुलिस राजा और रानी के घर वालों को उनकी लाशें दे देती है। उसी रात इंस्पेक्टर और अनिल शहर का दौरा कर रहे होते हैं। तभी वो खूनी एम्बुलेंस उनकी गाड़ी से गुजरती है। इंस्पेक्टर जो कि गाड़ी चला रहे होते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं। अनिल और इंस्पेक्टर बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक रोती हुई बुढ़िया दिखती है। ये देखकर इंस्पेक्टर और अनिल बुढ़िया के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं, क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बात है? किसी ने कुछ किया क्या आपके साथ? बेटे, मेरे पोते को वो एम्बुलेंस उठाकर ले गई। बुढ़िया की बात सुनकर इंस्पेक्टर और अनिल दोनों हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, अम्मा, हमें आप पूरी बात बताओ। कौन सी एम्बुलेंस और क्या हुआ तुम्हारे साथ? पूरी बात खुलकर बताओ। इंस्पेक्टर के कहने पर बुढ़िया दोनों को अपने साथ हुई पूरी घटना बताती है, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर और अनिल दोनों हैरान रह जाते हैं। अनिल इंस्पेक्टर से बोलता है, सर हो ना हो ये कोई शैतानी चक्कर लगता है मुझे। लगता है हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। अनिल, तुम भी कैसी बातें करते हो? भला आज के जमाने में भी कोई ऐसी बातें करता है? मुझे लगता है ये कोई गैंग है जो कि ऐसा कर रहा है। तुम एक काम करो, अम्मा को इनके घर छोड़कर आ जाओ, मैं देखता हूँ। फिर इंस्पेक्टर अनिल को अम्मा के पास छोड़कर एम्बुलेंस की तलाश में आगे जाते हैं। काफी देर तक घूमने के बाद भी एम्बुलेंस का कुछ पता नहीं चलता। लगता है पुलिस को देखकर अनिल के शैतान छिप गए हैं। अनिल भी कैसी कॉमेडी करता है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर की नजर एक हाईवे पर खड़ी एम्बुलेंस पर पड़ती है। इंस्पेक्टर एम्बुलेंस के पास जाकर गाड़ी रोकता है और एम्बुलेंस के पास जाता है। एम्बुलेंस से कुछ खाने और चबाने की आवाजें आ रही होती है। ये इतनी रात को एम्बुलेंस में कौन खा रहा है? लगता है कहीं ये वही गैंग तो नहीं जो लोगों को मार रहा है। ऐसा सोचकर इंस्पेक्टर और जोर से बोलता है, कौन है एम्बुलेंस में? बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। बाहर आओ। इंस्पेक्टर की बात सुनकर एम्बुलेंस में से खाने की आवाज बंद हो जाती है और दो कंकाल बाहर निकलते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमें गोली मारेगा? मार मार। हम तो पहले से ही मरे हैं। हे भगवान, ये तो सचमुच के कंकाल हैं। इन पर तो गोलियों का भी असर नहीं होगा। लगता है आज मेरी मौत पक्की है। भगवान, भगवान कुछ करो। तभी वहाँ अनिल आ जाता है। उसके साथ एक साधु बाबा भी होते हैं। आप चिंता मत करिए सर, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली है। अभी ये साधु बाबा मिल गए हैं, अब ये कंकाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साधु बाबा को देख कंकाल गुस्से में बोलते हैं, बूढ़े, तू यहाँ फंसे। अगर इस बार तूने हमें कुछ किया तो तेरी जान ले लेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये तुम्हें भी मालूम है। ना जाने किस शैतान ने तुम्हें आजाद करवा दिया मेरे जादू से, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बाबा अपने हाथ ऊपर करते हैं
हाथ ऊपर करते ही उनके हाथों में शिव भगवान का त्रिशूल आ जाता है। त्रिशूल देखकर दोनों कंकाल डर जाते हैं। ये भगवान शिव का पवित्र त्रिशूल है, इससे तुम्हारी मौत पक्की है। आज तुम्हारे गुनाहों का इंसाफ यही हो जाएगा। ऐसा कहकर बाबा त्रिशूल दोनों कंकाल की तरफ कर देते हैं। त्रिशूल से रोशनी निकलती है और दोनों कंकाल को जलाने लगती है और थोड़ी ही देर में दोनों कंकाल जल जाते हैं। सुरेंद्र नाम का एक आदमी था जिसका शराब का ठेका था। सुरेंद्र के ठेके पर रोज काफी सारे शराबी आते थे, लेकिन एक आदमी था जो कि हर रोज ही आया करता था। उसका नाम था गुज्जू। गुज्जू बहुत बड़ा शराबी था और उसकी पत्नी उसकी हरकतों से बड़ी परेशान थी। एक दिन गुज्जू अपने रोज के समय पर सुरेंद्र के ठेके पर आया। नमस्कार सुरेंद्र भैया। तुम तो नियम के बड़े पक्के हो गुज्जू। कुछ भी हो जाए तुम रोज शाम 7 बजे यहाँ आ ही जाते हो। अब क्या करे भैया, आदत ही ऐसी लगी है। देखना गुज्जू, जरा संभल के रहना। सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत परेशान है, कहीं किसी दिन तुम्हारी पिटाई ना कर दे। अरे नहीं नहीं, वो तो बस चिल्लाती ही रहती है, वो कुछ कर नहीं सकती। खैर लाइए, आप मुझे मेरी शराब की बोतल दे दीजिए, फिर मैं चलूं। गुज्जू शराब लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन घर पहुंचने से पहले वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और शराब पीने लगा। अगर इस बोतल को लेकर मैं घर गया तो पहले रानी मुझसे बहुत लड़ेगी। ओहो, फिर तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। पहले यहीं बैठकर इसे पी लेता हूँ, फिर आराम से घर जाऊंगा। वैसे भी उसके बाद मुझे रानी की किचकिच से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुज्जू वहीं बैठकर शराब पीने लगता है और काफी नशे में हो जाता है। उधर रानी काफी देर से गुज्जू के घर आने का इंतजार कर रही थी और जब काफी रात हो जाती है तो रानी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, अब इतनी रात गए मैं इस शराबी को ढूंढती फिरूं। थोड़ी देर यहाँ वहां ढूंढने के बाद रानी को गुज्जू पेड़ के पास पड़ा मिलता है। रानी गुस्से में आकर उसे उठाती है और कहने लगती है, अरे अरे अरे, यहाँ क्यों पड़ा है शराबी? इससे अच्छा तो किसी नदी में कूद जाता, कम से कम मुझे तुमसे छुट्टी तो मिलती। गुज्जू बेहोशी की हालत में था और रानी की कही कोई भी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। अरे छोड़ मुझे पागल औरत, जब देखो तब आ जाती है मेरी बेइज्जती करवाने। क्या चुपचाप जाकर घर में बर्तन मांज, समझ आया कि नहीं? यहाँ 4 लोगों के सामने मेरी नाक मत कटवा। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, जा रही हूं मैं घर, तुझे यहीं छोड़कर। एक पूरी रात सड़क पर बिताएगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी। गुज्जू रानी की बात को अनसुना कर देता है और वहीं सड़क के किनारे पड़ा रहता है। रानी भी उसे छोड़कर वापस घर चली जाती है। आधी रात तक गुज्जू वहीं पड़ा रहता है, पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसकी वजह से गुज्जू मर जाता है और एक शराबी भूत में बदल जाता है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? कहीं मैं भूत तो नहीं बन गया? क्या फर्क पड़ता है, अब तो कोई मुझे रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। अब मैं जी भर के शराब पी पाऊंगा। भूत ये बोलकर सुरेंद्र के ठेके की तरफ चल देता है। आधी रात का समय था तो सुरेंद्र के ठेके पर ज्यादा लोग नहीं थे। ओहो, आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है मेरी। लोग इसी तरह शराब पीते रहे और मुझे लखपति करोड़पति बनाते रहे। भूत को आता देखकर सुरेंद्र डर जाता है और दुकान छोड़कर भाग जाता है। अरे ये मुझे देखकर डर क्यों गया? अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैं अब भूत बन गया हूँ। वाह, अब तो शराब के लिए पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। भूत बनने के तो बड़े फायदे होते हैं। शराबी भूत वहीं ठेके पर बैठकर काफी सारी शराब पी लेता है और फिर नशे में इधर उधर झूमने लगता है। झूमते झूमते वो सड़क पर आ जाता है।
इतना ही नहीं, भूत आसपास से गुजरने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर खा भी रहा था। वफा, जिंदगी हो तो ऐसी, खाओ पियो ऐश करो। वफा, अगर मुझे पहले पता होता कि भूत बनने के इतने फायदे हैं तो मैं कब का मर गया होता। दूर खड़ी एक चुड़ैल ये सब तमाशा देख रही थी। वो तुरंत शराबी भूत को पहचान लेती है। ये सच में गुज्जू भैया है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये भूत कैसे बन गए? और देखो तो जरा, कैसे अभी भी ये शराब के नशे में धुत है। पता नहीं घर पर रानी दीदी का। असल में वो चुड़ैल मरने से पहले रानी के मोहल्ले में ही रहती थी। वो और रानी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि चुड़ैल का पति और गुज्जू भी अच्छे दोस्त थे। पर गुज्जू ने चुड़ैल के पति नीरज को भी शराब की बुरी आदत लगवा दी। अक्सर चुड़ैल का पति नशे में उसे मारता था, और ऐसे ही एक दिन उसने चुड़ैल को इतना मारा कि वो मर गई और चुड़ैल में बदल गई। पर फिर क्या था, चुड़ैल ने अपने पति को डरा डरा कर मरने के बाद उसकी नशे की आदत छुड़वा दी। मुझे इस गुज्जू से नफरत तो बहुत है, इसी की वजह से मेरी जान गई। पर रानी दीदी का पता नहीं क्या हाल होगा। अभी जाकर उन्हें देख कर आती हूँ। चुड़ैल रानी के घर पहुंच जाती है और खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगती है। अंदर रानी अपनी बच्ची परी को सुला रही थी। रानी परी को सुलाकर रोने लगती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस आदमी का क्या करूं। हम सबको छोड़कर वो वहां दिन रात सुरेंद्र के ठेके पर बैठा रहता है। न उसे मेरी कोई परवाह है और न ही अपनी बेटी की। मैंने इस आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। चुड़ैल को ये सब देखकर बड़ा दुख होता है। वो धीमे से रानी को खिड़की के पास बुलाती है। रानी, सुनो रानी, इधर आओ। क्या? ये तो एक चुड़ैल है। ये मुझे अपने पास क्यों बुला रही है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझसे डरो मत रानी, इधर आओ। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा जाओ, पर मेरी बच्ची को छोड़ देना। नहीं रानी, मैं तुम्हें यहाँ खाने नहीं आई। मैं सरला हूँ, सरला, वही जो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी। क्या? सरला? मोहल्ले वाली? तुम तो मर गई थी ना? यानी तुम्हारा पति जो कहता था कि उसे तुम दिखती हो, वो नशे में नहीं कहता था, बल्कि सच में तुम चुड़ैल बन गई और उसे दिखने लगी? हाँ रानी, वो सब सच था, लेकिन अभी वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना है तुम्हें? तुम मुझसे क्या चाहती हो अब? रानी, तुम्हारा पति गुज्जू मर चुका है और वो अब शराबी भूत बन गया है। अभी भी उसकी शराब की आदत गई नहीं। उसने सुरेंद्र के ठेके पर सबको डराकर भगा दिया और शराब पीकर वहीं सड़क पर नाचने लगा। और अब वहां से गुजरने वाले लोगों को वो मार भी रहा है और उन्हें कच्चा चबा ले रहा है। क्या? गुज्जू मर गया और अब एक शराबी भूत में बदल गया? ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? सारा किस्सा सुनकर रानी को बड़ा गुस्सा आता है। आखिर क्या करूं मैं इस आदमी का? इसने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी है। अब भूत बनकर भी ये सबको परेशान कर रहा है और शराब पी रहा है। हाँ रानी, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे पकड़कर मारते हुए यहाँ लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वो सपने में भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। तुम उससे बदला भी ले सकोगी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? ठीक है, मुझे मंजूर है। चुड़ैल जाती है और शराबी भूत को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि शराबी भूत एक नाली में उल्टा पड़ा हुआ था। चुड़ैल गुस्से में उस पर जादू कर देती है और शराबी भूत हवा में उड़ने लगता है। चुपचाप लटका रहे हवा में और मेरे साथ चल। चुड़ैल भूत को रानी के घर के बाहर ले आती है और शराबी भूत हवा में झूलता रहता है। पंछी बनो, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। मुझे क्या, तू तो मुफ्त में शहर घुमा रही है। घुमाती रहे। तभी चुड़ैल अपना जादू तोड़ देती है और शराबी भूत धम से जमीन पर गिर पड़ता है। रानी भी शोर शराबा सुनकर बाहर आ जाती है। चुड़ैल जादू करती है और उसके हाथ में 2 जादुई डंडे आ जाते हैं। ये लो रानी, ये जादुई डंडे हैं। इससे जब तुम इस शराबी भूत को मारोगी ना, तो इसमें से करंट निकलेगा और इसे डर लगेगा, जिससे इसका सारा नशा चुटकियों में उतर जाएगा। रानी वो डंडा ले लेती है और रानी और चुड़ैल मिलकर शराबी भूत की खूब पिटाई करते हैं। काफी देर तक मारने के बाद रानी घर से बर्फीला पानी ले आती है और भूत पर डाल देती है, जिससे कि उसका सारा नशा उतर जाता है। तभी शराबी भूत की नजर अपने घर की खिड़की पर पड़ती है। वहां पर उसकी बेटी परी घर के अंदर से खड़े होकर उसे देख रही थी। फिर भूत रानी की तरफ देखता है और उसे खुद पर बहुत शर्म आती है। मुझे माफ कर दो, पर मैं क्या करूं?
मुझे अभी भी शराब पीने का ही दिल कर रहा है। मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे पास एक तरीका है जिससे हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल जादू से शराबी भूत को एक बड़े से डिब्बे में बंद कर देती है। अब मैं इस डिब्बे को यहाँ से बहुत दूर किसी जंगल में जाकर फेंक दूंगी। वहां पर जब इसे शराब मिलेगी ही नहीं तो अपने आप इसकी शराब की आदत छूट जाएगी। ठीक है, तुम इसे ले जाओ अपने साथ। चुड़ैल भूत को ले जाकर दूर जंगल में फेंक देती है। वहां वैसा ही होता है जैसा चुड़ैल को लगा था। भूत को शराब न मिलने से उसकी शराब की आदत छूट जाती है और उसे मुक्ति भी मिल जाती है। रानी भी अब अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह। Please like, share and subscribe.